आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी ऑटिस्टिक बेटी जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, वो एक मोड़ से इतने प्यार से बात कर रही थी। ये कोई सपना तो नहीं है। ये देखने के लिए आदमी ने धीरे से अपनी बेटी को आवाज लगाई और हमेशा की तरह चुप रहने के बजाय उसने अपना सिर उठाया और उसे देखकर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी। तभी आदमी के दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया। वो इस चिड़ियाघर को खरीदेगा ताकि उसकी बेटी एक परियों की कहानी जैसी जगह पर बड़ी हो सके। लेकिन जब बेंजामिन ने अपने भाई को ये फैसला बताया तो भाई ने उसे पागल कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं था, बल्कि एक ऐसा वाइल्ड लाइफ पार्क था जो दिवालिया होने वाला था और इसके सारे खर्चे बेंजामिन को ही उठाने पड़ते। भाई ने साफ साफ कह दिया कि बेंजामिन की छोटी सी सेविंग से तो शायद जानवरों के खाने का खर्चा भी पूरा न हो। लेकिन बेंजामिन की आंखों में कोई डर नहीं था। उसे तो बस एक अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी। उसका मानना था कि गर्मियों में चिड़ियाघर खूब चलेगा। अगर वो महीने के आखिर तक सारे सरकारी चेक पास करके लाइसेंस ले ले तो उन्हें बहुत जल्द अच्छी कमाई होने लगेगी। इससे न सिर्फ उनका नुकसान बचेगा, बल्कि वे अच्छा पैसा भी कमाएंगे और साथ ही इन बेजुबान जानवरों की जान भी बचा लेंगे। बेंजामिन की ये जिद देखकर भाई ने उसे और समझाना छोड़ दिया। आखिरकार जो ठान ले उसे रोकना मुश्किल होता है। घर वापस आकर जब बेंजामिन ने शिफ्ट होने की बात बताई तो बेटा डायलन बहुत चिढ़ गया। वो अपने दोस्तों और स्कूल को छोड़कर उस खंडहर हो चुके चिड़ियाघर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। लेकिन बेंजामिन ने पक्का इरादा कर लिया था। डायलन ने अपने पिता से खूब झगड़ा किया और गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन अपने जिद्दी भाई से अलग छोटी बेटी चिड़ियाघर की इस नई जिंदगी के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। हाँ, हमने एक सुअर खरीदा है, मुझे एक चाकू दो। हालांकि आसपास के लोग उसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी बेंजामिन अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो एक नई जिंदगी की तलाश में हार जाना पसंद करेगा, लेकिन अपने परिवार को उसी पुरानी जगह पर रखकर पुरानी यादों से तड़पाना नहीं चाहता था। असल में बेंजामिन एक ऐसा रिपोर्टर था जिसे एडवेंचर बहुत पसंद था। उसने खतरनाक कातिलों पर रिपोर्टिंग की थी, खतरनाक लोगों के इंटरव्यू लिए थे और मुश्किल हालात में हमेशा आगे रहता था। हर तरह की मुश्किल और प्रेशर को झेलने वाला ये आदमी अपनी पत्नी की बीमारी और मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और नहीं अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी संभाल पाया। पत्नी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। घर का पूरा हाल अस्त व्यस्त था, कमरा बिखरा हुआ, मन उदास और बच्चे स्कूल जाने से पहले ढंग का नाश्ता तक नहीं कर पाते थे। उन्हें पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं मिलते थे। छोटी बेटी जेनी बहुत समझदार थी, लेकिन 7 साल की उम्र में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। वो एक अकेले और नाजुक फूल की तरह थी। बेंजामिन को सबसे ज्यादा चिंता अपने बड़े बेटे डायलन की थी। वो पहले से ही टीनेज में था और माँ के जाने से और भी बागी हो गया था। वो एकदम चुपचाप रहने लगा था और उसमें एक जवान लड़के जैसी कोई एनर्जी नहीं बची थी। अपने पिता के साथ भी उसकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। अगर बात होती भी थी तो वो झगड़े में बदल जाती थी। अकेलेपन और उदासी की वजह से डायलन अंदर से डार्क हो रहा था। वो स्कूल में चोरी करने लगा था और डार्क तरह की पेंटिंग्स बनाता था। स्कूल के नियम तोड़ने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसी तरह की तकलीफ से बेंजामिन भी गुजर रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी फोटो नहीं देख पाता था और जहां वे पहली बार डेट पर गए थे उस रेस्टोरेंट के रास्ते से भी नहीं गुजरता था। अब तो जैसे उसका दिल पत्थर का हो गया था। उसने प्यार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। वैसे तो कई खूबसूरत औरतें उसकी जिंदगी में आना चाहती थी। लोगों ने उसे इतना खाना बनाकर भेजा था कि उसका फ्रिज भरा हुआ था, लेकिन बेंजामिन ने उसे कभी नहीं खाया। उसका अपना भाई भी अक्सर उसे समझाता था। भाई के समझाने के बाद बेंजामिन को जैसे अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया। वो ऑफिस गया और बिना कुछ सोचे अपनी सालों पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया ताकि वो अपना पूरा ध्यान अपने परिवार और दोनों बच्चों की देखभाल में लगा सके। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सिर्फ इतना करने से उनके परिवार की जिंदगी नहीं बदलेगी। बेचारी जेनी बाहर के शोर की वजह से अक्सर सो नहीं पाती थी और डायलन की ड्राइंग बुक की तस्वीरें देखकर तो बेंजामिन का दिल ही टूट गया। वो अजीब और डार्क तस्वीरें किसी को भी परेशान और बेचैन कर सकती थी। शायद यही डायलन की असली अंदरूनी हालत थी। एक पिता होने के नाते बेंजामिन चाहता था कि उसके बच्चे खुश रहें और अच्छे से बड़े हों, लेकिन जब उसमें खुद इस अंधेरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी तो वो किस हक से अपने बच्चे को इससे बाहर निकालता। उसने धीरे से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उसका दिल पछतावे से भर गया। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो वो और भी बदतर लग रहा था। बेंजामिन को अच्छे से पता था कि इस घर पर उसकी पत्नी की मौत का गहरा साया है। अब कुछ बदलने का वक्त आ गया था। किसी नई जगह जाकर नई शुरुआत करने से शायद उनके परिवार का दुख कम हो जाए। इसलिए अगले दिन बेंजामिन एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास गया ताकि अपने सपनों का घर ढूंढ सके। उन्होंने पूरा शहर छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी घर पसंद नहीं आया और तभी उन्हें शहर के बाहर एक बहुत ही शानदार विला दिखा। उसे देखते ही बेंजामिन समझ गया कि यही वो सपनों का घर है जिसकी उसे तलाश थी। घर के अंदर बहुत जगह थी, आसपास बहुत शांति और हरियाली थी। उन लोगों के लिए ये घर एकदम परफेक्ट था। बेंजामिन ने उसी वक्त घर खरीदने का एग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया। उसे डर था कि कहीं ये घर हाथ से न निकल जाए। एक आम ब्रोकर के लिए ऐसे जल्दी मान जाने वाले कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये ब्रोकर कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। जैसे ही वो बेंजामिन को उस घर के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला था कि तभी आवाज आई, ये कौन है, कौन है, ये कौन है। और इस घर को खरीदने की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि अगर आपको ये घर चाहिए तो आपको इसके साथ ये डूबता हुआ चिड़ियाघर भी लेना पड़ेगा। लेकिन बेंजामिन ने बिना सोचे इसे तुरंत मना कर दिया, क्योंकि इस चिड़ियाघर में न सिर्फ कई तरह के जानवर थे बल्कि कुछ ऐसे जानवर भी थे जो लुप्त होने की कगार पर थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और रिस्क उठाना बेंजामिन के बस की बात नहीं थी। फिलहाल उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब वो वापस जाने ही वाला था तो जो बेटी अभी तक उसके पीछे खड़ी थी वो अचानक गायब हो गई। उसे बहुत जोर से डर लगने लगा। बेंजामिन घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगा। फिर जब वो एक ऊंची जगह पर चढ़ा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका दिल छू लिया। उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी कुछ खूबसूरत मोरों को बिस्किट खिला रही थी। उसकी वो मासूम और प्यारी सी मुस्कान देखकर बेंजामिन को एहसास हुआ कि कुछ चीजें अगर एक बार खो जाए
तो वो दोबारा कभी नहीं मिलती। इसलिए उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि चाहे जो हो जाए वो इन बेजुबान जानवरों को गोद लेगा। भले ही उसके भाई और डायलन ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन बेंजामिन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसी रात बेंजामिन और उसकी बेटी अपना सामान पैक कर रहे थे, तभी उसकी नजर एक पुरानी शर्ट पर पड़ी। ये वो शर्ट थी जो उसकी पत्नी अक्सर पहना करती थी। हालांकि वो शर्ट बहुत पुरानी हो चुकी थी, फिर भी बाप बेटी ने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। उन्हें लगा जैसे इससे उसकी पत्नी हमेशा उनके साथ रहेगी। उन्हें नहीं पता था कि यही पुरानी शर्ट कुछ महीनों बाद उनके लिए बहुत काम आने वाली है। अगले दिन चिड़ियाघर जाते समय बेंजामिन की गाड़ी उसी कैफे के पास से गुजरी जहां वो अपनी पत्नी से मिला था। उसकी नजर बार बार वही जा रही थी, जैसे वो अपनी पत्नी की आंखों में वो भरोसा देख पा रहा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब भी वो कोई फैसला लेता था तो उसकी पत्नी हमेशा उसका साथ देती थी। अपने नए घर पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि स्टाफ ने खिड़की पर नए सदस्यों के स्वागत का बोर्ड लगाया हुआ था। डायलन ने भी देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान देखकर टीनएज में कदम रख रहे डायलन के दिल में कुछ कुछ होने लगा। जल्द ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। चिड़ियाघर पहुंचकर वे वहां बचे हुए 5 स्टाफ मेंबर से मिले। वे लोग सच में जानवरों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए कई महीनों से सैलरी न मिलने के बावजूद वे वही रुके हुए थे। उनकी हेड मैनेजर का नाम केली था। बाकी 3 लोग भी अपने काम में बहुत माहिर थे। इस पूरे स्टाफ में सबसे छोटी केली की कजन लिली थी, जो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। डायलन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़की थी जो अभी उसे देखकर मुस्कुराई थी। शायद उम्र बराबर होने की वजह से लिली को डायलन में काफी दिलचस्पी होने लगी। वो बार बार छुप छुप कर डायलन को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। इससे शर्मीला डायलन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। बेंजामिन को जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अपने इस नए बॉस को देखकर केली को थोड़ा शक हुआ। उसने बेंजामिन को चिड़ियाघर की हालत के बारे में बताया। बस्टर नाम का एक नॉर्थ अमेरिकन भालू डिप्रेशन का शिकार था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। एक बूढ़ा बंगाल टाइगर बहुत बीमार था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और कई पुरानी मशीनें भी खराब हो चुकी थी जिनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इन सब कामों के लिए जाहिर है कि बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसे लगा कि ये सब सुनकर बेंजामिन डर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेंजामिन एकदम शांत था। उसने वादा किया कि पैसे जल्द ही आ जाएंगे और चिड़ियाघर का कोई काम नहीं रुकेगा। लेकिन केली को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने अपने मन का सवाल पूछ लिया, आप तो बस एक आम आदमी हैं। चिड़ियाघर की दुनिया में आपको कोई नहीं जानता, आपको जानवरों के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आप इस मुसीबत में पड़ गए। कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ आकर कुछ क्यों खरीदेगा, खासकर ऐसा इंसान जिसके बच्चे हों? आखिर क्यों? इस अजीब जवाब ने केली को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। उसने मन ही मन बेंजामिन को एक गैर जिम्मेदार इंसान मान लिया। उसे लगा कि शायद कुछ ही दिनों में वो बाकी खरीदारों की तरह डर कर भाग जाएगा। लेकिन केली ने बेंजामिन को कमजोर समझने की भूल की थी। भले ही उसके सामने कितनी ही मुश्किलें हों, भले ही किसी को उस पर भरोसा न हो, बेंजामिन ने शांति से चिड़ियाघर का सारा काम संभाला और कभी भी हार मानने या भागने के बारे में नहीं सोचा। उसे उम्मीद थी कि उसकी इस मेहनत से उसके बच्चों में कुछ बदलाव आएगा और वो उन्हें इस दुख से बाहर निकाल पाएगा। अगले ही दिन वो खुद अपने औजार लेकर चिड़ियाघर की फेंसिंग ठीक करने में लग गया। लेकिन ये छोटे जानवर उसे अपने नए मालिक के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। आते ही उन्होंने उसे डरा दिया। उसकी ये हालत देखकर वहां मौजूद स्टाफ खूब हंसा। फिर उन्होंने उसे जानवरों से बात करने का सही तरीका सिखाया, जिससे बेंजामिन को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद वो जेब्रा के बाड़े में गया और उनके लिए एक शेड बनाने लगा। तभी उसका भाई भी वहां आ गया। भले ही वो मुंह से कहता था कि वो इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो हर हफ्ते 2 घंटे ड्राइव करके उसकी मदद करने आता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेंजामिन अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस मुसीबत को क्यों मोल ले रहा है। लेकिन जब उसने केली को देखा तो उसकी सोच तुरंत बदल गई। उसने बेंजामिन से कहा कि यहाँ के सारे जानवरों को छोड़ो, बस केली को पटा लो, क्योंकि एक पुराने प्यार से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी नए रिश्ते में जुड़ जाए। लेकिन बेंजामिन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने प्यार से समझाया कि वो ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा है। जब से वे यहाँ आए हैं, जेनी हर दिन बहुत खुश रहती है और उसकी वो पुरानी उदासी भी दूर हो गई है। उन्हें लगा था कि ये जगह उनके परिवार के लिए एक ऐसा स्वर्ग बनेगी जो उन्हें इस मुश्किल दौर से जल्दी बाहर निकालेगी। लेकिन सच तो ये है कि बेंजामिन ने अपने बेटे डिलन की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया था। चिड़ियाघर में शिफ्ट होने के बाद से डिलन खुश नहीं था। वो या तो अपनी रजाई में छुपकर अपनी माँ की फोटो गले लगाकर अकेले रोता रहता था, या फिर दिन के उजाले में भी किसी अंधेरे कोने में अपनी उदासी को पन्नों पर उतारता रहता था। और उसकी इसी बात ने उसकी हमउम्र लिली की दिलचस्पी उसमें बढ़ा दी। लिली हमेशा किसी न किसी बहाने से डिलन के करीब आने की कोशिश करती। वो इस लड़के के राज जानना चाहती थी। कभी कभी तो वो प्यार से उसके लिए सैंडविच भी ले आती थी। लेकिन लिली जितना प्यार दिखाती, डिलन उतना ही घबरा जाता था। उसकी अजीब सी ड्राइंग देखकर लिली कहती थी कि उसे वो बहुत पसंद है, बस कमी इस बात की है कि इसमें अंधेरा बहुत है, थोड़ी रोशनी होनी चाहिए थी। लेकिन डिलन कहता कि पाताल में कोई सूरज नहीं होता। डिलन के साथ थोड़ा और वक्त बिताने के लिए लिली ने कहा कि वो रोज 4 बजे काम खत्म करने के बाद उससे मिलने आएगी और उसके लिए एक सैंडविच भी लाएगी। अचानक डिलन की दुनिया में आई इस छोटी सी लड़की ने उसकी अंधेरी दुनिया में थोड़ी सी रोशनी ला दी थी। अब वो रोज लिली से मिलने का इंतजार करने लगा। भले ही वो थोड़ी सी बात करते थे, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। साफ था कि दोनों के बीच पहला प्यार पनप रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताए जाने वाले उस थोड़े से वक्त को बहुत अहमियत देते थे। लिली अपने साथ सिर्फ सैंडविच ही नहीं, बल्कि उसकी उदास जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण भी लेकर आई थी। माँ के गुजरने के बाद से जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था, उस डिलन के चेहरे पर लंबे अरसे बाद मुस्कान लौटी थी। वही दूसरी तरफ उसके पिता बेंजामिन का पूरा दिन सिर्फ शेक और बिलों के बीच ही गुजरता था। काम में चाहे वो कितने भी बिजी हो, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाने का वक्त वो निकाल ही लेते थे। यहाँ तक कि उनकी पसंद का केक लाने के लिए मीलों दूर ड्राइव करके भी जाते थे। एक दिन जब बेंजामिन वापस आए तो उनकी मुलाकात छुट्टी मांगने आई केली से हुई। उसे अपने माता पिता से मिलने घर जाना था, इसलिए अब बाकी का सारा काम बेंजामिन को ही खत्म करना था। खाना खाने के बाद बेंजामिन ने बेटे को गोदाम का हाल देखने को कहा और खुद
अपनी बेटी को लेकर उस बूढ़े बंगाल टाइगर को देखने चले गए। वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। शायद उसे भी पता चल गया था कि अब वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, इसलिए बाप बेटी के लाख कोशिश करने पर भी उसने दवा नहीं खाई। सच तो यह है कि बेंजामिन भी जानते थे कि उस बाघ के लिए दर्द रहित मौत ही सबसे सही रास्ता है, ताकि उसे अब और बीमारी का दर्द न सहना पड़े। ये सब देखकर बेंजामिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो जिद में बाघ का इलाज करते रहे, क्योंकि वो अब मौत के डर का सामना नहीं करना चाहते थे। तभी उनकी बेटी जेनी ने उन्हें एक राज बताया। असल में डिलन और बेंजामिन के बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उनके बीच कमी थी तो बातचीत और एक दूसरे को समझने की। पिता बस अपनी तरफ से सब कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि उस उम्र के बच्चे को ये सब नहीं चाहिए। वही बच्चा सिर्फ बगावत कर रहा था और अपने पिता की फिक्र को नहीं समझ पा रहा था। और उस रात जब वो बेटी को सुला रहे थे तो बेंजामिन ने अचानक देखा कि उनके पुराने कपड़े उनकी बेटी ने अपने सीने से लगा रखे थे, ताकि बेटी की उदासी और ना बढ़े। बेंजामिन ने अपना दर्द छुपाया और बहुत प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि कभी कभी लोग बहुत बीमार लगते हैं, लेकिन असल में ये उतना डरावना नहीं होता। उन्होंने धीरे से बेटी को बताया कि उसकी माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है, बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया है और वो हमेशा हमारे आसपास ही रहती है। छोटे बच्चे हमेशा कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका जवाब बड़ों के पास भी नहीं होता। बेंजामिन हर बार जिंदगी और मौत की उलझी हुई बातों को कहानी बनाकर समझाते थे। दरवाजे के बाहर खड़ा डिलन चुपचाप अपने पिता को अपनी बहन का इतने प्यार से ख्याल रखते हुए देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वो भी चाहता था कि अपनी बहन की तरह बिना कुछ सोचे अपने पिता के गले लग जाए, लेकिन जो वो कहना चाहता था वो लफ्जों तक आकर रुक जाता। उन दोनों के बीच जैसे एक अनदेखी दीवार बन गई थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, फिर भी ऐसा लगता था जैसे मीलों दूर हो। अगली सुबह अभी ठीक से सूरज भी नहीं निकला था कि आंगन से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आने लगी। हुआ ये कि कल जब डिलन गोदाम से निकला था तो वो सांपों वाले डिब्बे को बंद करना भूल गया था, जिससे सुबह सुबह पूरे आंगन में सांप फैल गए। शुक्र है कि घर जाने वाली केली वक्त पर वापस आ गई और उसने मामला संभाल लिया, लेकिन बेंजामिन लगातार डिलन को डांटे जा रहे थे। अपने पिता का ऐसा रवैया देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सांप के डिब्बे को लात मार दी और वहां से चला गया। अब चिड़ियाघर के सभी कर्मचारियों को पता चल गया था कि बाप बेटे की आपस में नहीं बनती। जानवरों को खाना देते वक्त केली ने डिलन के सांप के डिब्बे को लात मारने पर नाराजगी जताई। आखिर इस चिड़ियाघर का मकसद ही यही था कि इंसान और जानवर एक परिवार की तरह है। लेकिन केली को सबसे ज्यादा अजीब बात बेंजामिन का बच्चों को समझाने का तरीका लगी। कभी कभी डांटने से ज्यादा बात करना काम आता है। लेकिन जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि लिली ने खतरे की घंटी बजा दी। बात ये थी कि मिस्टर शेन अचानक चेकिंग के लिए आ गए थे। चिड़ियाघर खुलेगा या नहीं ये सब उनके एक साइन पर टिका था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये आदमी पहले यही काम करता था और केली को पसंद करता था, लेकिन केली हमेशा इसी चिड़ियाघर से जुड़ी रही और इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने चिड़ियाघर को बर्बाद करने की ठान ली और अब वो हर तरह से परेशानी खड़ी करने लगा। उसने एक ही सांस में सुधार करने वाली कई चीजों की लिस्ट बना दी। अगर अंदाजा लगाया जाए तो इसमें करीब $10,000 का खर्चा था। बेंजामिन अकेले ही गुस्से में एक लकड़ी को लात मार रहे थे। जब सबको लगा कि वो हार मान लेंगे तब बेंजामिन ने उस गिरे हुए डिब्बे को वापस सीधा कर दिया। ये देखकर केली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेंजामिन ने उन्हें इशारा करके बताया कि सब ठीक है। इससे केली को यकीन हो गया कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले इंसान नहीं है। लेकिन मुसीबतें तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब बेंजामिन अपने बेटे को स्कूल से घर ला रहे थे तो अचानक उनका सामना एक भालू से हो गया। उन्होंने एक नजर में ही पहचान लिया। वो चिड़ियाघर का ही डिप्रेशन का शिकार भालू बस्तर है। उन्होंने तुरंत केली को फोन किया और मदद मांगी। केली ने तुरंत सबको बेहोश करने वाली बंदूकें लेने और उनकी मदद के लिए चलने को कहा। लेकिन सबसे पहले बेंजामिन को ही बस्तर दिखा और उन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। वो बातों से उस खूंखार जानवर को शांत करने की कोशिश करने लगे। हे बस्तर, चलो बाहर खेलने चलते हैं। सोचो कि हम किसी घास के मैदान में हैं। जब बेंजामिन को लगा कि अब उनकी जान नहीं बचेगी तभी बस्तर अचानक कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। हुआ ये कि कर्मचारी वक्त पर पहुंच गए और उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। भालू को वक्त पर तो वापस ले आए, लेकिन नुकसान की भरपाई में बेंजामिन का आखिरी क्रेडिट कार्ड भी खाली हो गया। रात के खाने पर सब लोग बेंजामिन की बहुत तारीफ कर रहे थे। सबने कहा कि वो एक बड़े हीरो है, लेकिन बेंजामिन सोच में डूबे हुए थे क्योंकि उनके पास सच में अब पैसे नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब चिड़ियाघर का आगे क्या होगा। तभी लिली ने डिलन को इशारा किया। दोनों चुपचाप छत पर चले गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी आसमान की तरफ की और एक दूसरे के साथ अपने खास पलों का मजा लेने लगे। वही छत के नीचे दोनों के घर वाले भी आपस में बात कर रहे थे। उन्हें बच्चों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ तक कि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ महीनों के साथ में दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं जाग गई थी। बस बेंजामिन अभी भी अपनी पत्नी की यादों से बाहर नहीं आ पाए थे, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी बहाने से केली से दूरी बनाए रखते थे। और अभी सबसे जरूरी चीज थी चिड़ियाघर की पैसों की तंगी। इस वजह से भी वो किसी नए रिश्ते के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। घर वापस आकर उन्होंने अपनी पत्नी की पुरानी शर्ट पहन ली। शायद ऐसा करने से ही उन्हें थोड़ा सुकून मिलता था। अचानक उनका हाथ शर्ट की जेब पर गया और उन्हें उसमें कुछ महसूस हुआ। खोलकर देखा तो उसमें एक चेक था। असल में उनकी पत्नी को सब पहले से ही पता था। बेंजामिन का जैसा स्वभाव था, वो जानती थी कि वो कभी न कभी मुसीबत में जरूर पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही उनके लिए मुश्किल वक्त के लिए $84,000 छोड़ दिए थे। और अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि वो जो भी करें बस अपने दिल की सुने। जब उनके भाई को ये बात पता चली तो उसने फिर से बेंजामिन को चिड़ियाघर छोड़ने के लिए समझाया। अब दोनों बच्चे इस दुख से बाहर आ चुके हैं, उसका मकसद पूरा हो गया है। तो अब चिड़ियाघर की इन सब चीजों को बस एक अच्छी याद बनकर ही रहने दे और ये पैसे उनके और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक सहारा है। इसे उस कुएं में मत डालना जिसका कोई अंत नहीं है। बेंजामिन ने पहली बार अपने भाई की बात मान ली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ चिड़ियाघर के अकाउंटेंट ने सबको बता दिया था कि बेंजामिन के पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। और उसने ये भी कह दिया कि बेंजामिन बहुत जल्द यहाँ से भाग जाएंगे। ये बात सच है या नहीं ये जानने के लिए लिली तुरंत डिलन के पास गई। मैंने सुना है कि तुम अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले हो, क्या ये सच है? हाँ, लेकिन अगर तुम अभी भी मुझसे दोस्ती रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बना रहूंगा।
मेरे पास एक कार भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मैं घर जा रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त को देख लिया है, मुझे अब जाना होगा। खुशी में इतना डूबा हुआ था कि डिलन ने ध्यान ही नहीं दिया कि जाते वक्त लिली कितनी उदास थी। कुछ देर बाद जब बेंजामिन चिड़ियाघर वापस आए तो सब लोग डाइनिंग रूम में जमा थे। वो उनके आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दिल से बताया कि जब से वो चिड़ियाघर आए हैं तब से उन्होंने हर एक को कैसे करीब से जाना है, लेकिन पैसों की हालत सच में बहुत खराब है। जब सबको लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है तो उन्होंने फिर से उम्मीद जगा दी। वो इस काम को बीच में छोड़ने वाले नहीं थे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सुना है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि माना मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। सुनने के बाद सबने खुशी जताई कि वो उनके साथ है और बेंजामिन की इस निस्वार्थ भावना के लिए उनके लिए जोरदार तालियां बजाई। सिर्फ उनके भाई का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वो भी अपने भाई के फैसले को समझता था। इसके बाद सबने पूरी जान लगाकर काम करना शुरू कर दिया। दूसरी चेकिंग का वक्त पास आ रहा था और चिड़ियाघर को ठीक करने का काम जोरों पर चल रहा था। हर कोई बस काम में लगा हुआ था, लेकिन इस सबके बीच डिलन जैसे अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वो अभी भी उसी जगह पर लिली का इंतजार कर रहा था, लेकिन लिली वो जानी पहचानी परछाई फिर कभी नहीं दिखी और एक गहरी उदासी छाने लगी। समय बीतता गया और ओपनिंग का दिन भी पास आ रहा था, लेकिन एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। ये बूढ़ा बंगाल टाइगर कुछ खा ही नहीं रहा था। बेंजामिन ने हर कोशिश कर ली। केली जानती थी कि इस बाघ के पास ज्यादा समय नहीं है। उसका दर्द कम करने का सबसे अच्छा तरीका था उसे मौत दे देना, लेकिन बेंजामिन इसके सख्त खिलाफ था। वो चाहता था कि बाघ एक हफ्ता और जी ले। दोनों में बहस बढ़ती गई और आखिर में एक बड़ा झगड़ा हो गया। सालों से मैनेजर होने के नाते केली हर जानवर को समझती थी। मैं यहाँ खड़े होकर ये सब नहीं देख सकती, मैं ये नहीं करूंगी, ये तुम्हारा फैसला नहीं है, ये होकर रहेगा। और बेंजामिन बस उस टाइगर को थोड़ा और जलाना चाहता था, भले ही एक दिन जब तक उम्मीद बाकी हो। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। खूब बहस हुई और दोनों गुस्से में अलग हो गए। रात को केली को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए वो बेंजामिन के घर आई और बच्चों के लिए पिज्जा लेकर आई। वही उदास बेंजामिन आधी रात को घर लौटा। उसने केली से खुलकर बात करने का फैसला किया कि वो यहाँ क्यों रहने आया। पत्नी के गुजरने के बाद जब भी वो घर आता था हर तरफ बस उसी की यादें होती थी, चाहे बेडरूम हो, डाइनिंग रूम या फिर वो पार्क और कैफे जहाँ वे मिलते थे। वो जगह हमेशा उसे भावुक कर देती थी। एक बार उसे लगा कि वो इन सब से बाहर आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी पत्नी हर पल उसकी जिंदगी में मौजूद थी और वो बस डूबता जा रहा था। केली ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही। बेंजामिन की उदासी देखकर उसने प्यार से मुस्कुरा दिया। उस रात बेंजामिन ने बहुत सारी बातें की। धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। उसने बहुत दिनों से अपना दर्द छुपा कर रखा था। उसका भाई, बेटा और बेटी, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। वो सिर्फ केली से बात कर सकता था क्योंकि सिर्फ वही उसे समझती थी। अगले दिन रात भर सोचने के बाद बेंजामिन उस बूढ़े टाइगर को देखने गया। उसकी उदास आंखों को देखकर बेंजामिन को समझ आ गया कि उसे क्या करना है और तभी डिलन दरवाजा खोलकर अंदर आया। वो अपने पिता के पास आकर बैठ गया। बाप बेटे ने पहली बार खुलकर बात की। इन दिनों डिलन प्यार में परेशान था। उसने बताया कि वो लिली को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे बताना नहीं आता। वो चाहता था कि उसके पिता उसे बताएं कि अपनी पसंद की लड़की से दिल की बात कैसे कहें। बेंजामिन हंस पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, कभी कभी आपको बस 20 सेकंड की पागलों वाली हिम्मत चाहिए होती है। हालांकि उन 20 सेकंड में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको जिंदगी की सबसे सच्ची खुशी मिलेगी। ये सुनकर डिलन को सब समझ आ गया। दोनों में आखिर सुलह हो गई। टाइगर को दर्द में देखकर डिलन ने अपने पिता को समझाया। कमरे से बाहर आकर बेंजामिन ने केली को इशारा किया कि टाइगर को विदा कर दे। फिर वो अपने बेटे के साथ घर की ओर चल दिया। दोनों पर धूप पड़ रही थी और उस पल उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इस नए बदलाव को देखकर केली को उनके लिए बहुत खुशी हुई। जब बेंजामिन दोबारा बेटे के कमरे में गया तो हैरान रह गया। डिलन की पेंटिंग्स अब डरावनी और अजीब नहीं थी, उनमें अब खूबसूरत जानवर थे। शायद डिलन को खुद भी नहीं पता था कि उसे धीरे धीरे इस जगह से प्यार हो गया है। देर रात बेंजामिन एक कोने में बैठकर अपनी पत्नी का एल्बम देख रहा था और पुरानी यादों में खोया था। जब उसने बटन दबाया तो उसे आखिर में समझ आया कि आगे बढ़ने का मतलब भूलना नहीं है, तो क्यों न पुराने घावों को अपनी ताकत बना ले और उन यादों और हिम्मत के साथ आगे जिए। उस बंगाल टाइगर की याद में बेंजामिन ने अपने बेटे की बनाई बाघ की पेंटिंग के पोस्टर छपवाए और फैसला किया कि वो उन्हें पूरे शहर में बांटेगा। ये देखकर डिलन को बहुत खुशी हुई और उसकी मुस्कान रोके नहीं रुक रही थी। तभी बेटी रोजी भी खुशी से दौड़ती हुई आई कि उन्हें कुछ दिखाना है। जिन मोरों की वो देखभाल कर रही थी उन्होंने नए बच्चों को जन्म दिया था। रोजी ने तो हर छोटे मोर का नाम भी रख दिया था और अब सेफ्टी चेकिंग का समय आ रहा था। सब लोग इस खास मौके के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि उसका भाई जो कभी साथ नहीं देता था वो भी फावड़ा लेकर उनकी मदद करने आ गया। जब वाल्टर दोबारा वहां आया तो उसका स्वागत जाने पहचाने और भरोसे से भरे चेहरों ने किया। एक बार फिर उसने बारीकी से एक एक चीज को चेक किया। उसकी चेकिंग इतनी सख्त थी कि उसने एक तिनके को भी देखा और सूंघा। एक एक करके सारे चेक पूरे हुए और आखिर में रिजल्ट का समय आ गया। वाल्टर अभी भी सोच में पड़ा था। सब लोग नर्वस हो रहे थे। हे सर, सब कहते हैं कि आप एक बेवकूफ है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं ये नहीं मानती। मुझे नहीं लगता ये पास होगा। लगता है छोटी रोजी की मासूमियत भी उस सख्त इंस्पेक्टर पर असर नहीं कर पाई। बेंजामिन ने उदास होकर फॉर्म लिया, लेकिन तभी उसने एक बड़ी अच्छी खबर दी जिसे सुनकर सब खुशी से झूम उठे। इसका मतलब था कि अब वे बेफिक्र होकर चिड़ियाघर खोल सकते हैं। यहाँ तक कि हमेशा सीरियस रहने वाले इंस्पेक्टर ने भी पहले से एक टिकट बुक कर ली ताकि वो खुद चिड़ियाघर का नया रूप देख सके। इस पल उनकी मेहनत और लगन का आखिर सही फल मिल गया था। खुशी अभी थमी भी नहीं थी कि एक और अच्छी खबर आई। उस दिन बेंजामिन अपनी बेटी के साथ ओपनिंग का सामान लेने दुकान पर गया। जब उसने
चिड़ियाघर के लोगों वाला क्रेडिट कार्ड निकाला तो कैशियर हैरान रह गया और फिर खुशी और पुरानी यादों में खो गया। उसने तुरंत बेंजामिन से टिकट बुक करने को कहा और खुशी से बोला कि वो अपने पूरे परिवार को लेकर चिड़ियाघर आएगा। इससे बेंजामिन को एहसास हुआ कि ये बंद पड़ा चिड़ियाघर कभी यहाँ के लोगों का बहुत पसंदीदा था। जब हर कोई चिड़ियाघर के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तभी एक भयानक तूफान आ गया। उन्हें नहीं पता था कि ये बारिश कब रुकेगी। लोगों का मन भी इस खराब मौसम की तरह उदास था। डिलन बारिश में यूं ही घूम रहा था। अचानक पीछे मुड़ने पर उसने कांच के बोर्ड पर देखा कि शब्द बदल दिए गए थे। उस पर लिखा था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बताओ। हाँ, लिली इस पागल का इंतजार कर रही थी। बिना कुछ सोचे वो सीधा लिली के घर की तरफ भागने लगा। वो 20 सेकंड की हिम्मत जुटाते हुए खिड़की के पास गया और शीशा खटखटाया। हाय हाय, मैं पागल हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बहुत ज्यादा। और मेरा नाम वो नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं। किसको परवाह है? सॉरी, बारिश हो रही है। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बालों से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बोर्ड से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन्हीं 20 सेकंड की हिम्मत ने दोनों के रिश्ते को मजबूत कर दिया। ये बचपन का एक सच्चा और प्यारा एहसास था, एक सच्चा प्यार। शायद सब कुछ पहले से ही तय था। इस प्यारी सी मुलाकात के बाद सूरज की किरणें भी बादलों को चीरकर धरती पर आ गई। सबने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली और रिबन काटकर एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी की। इसी के साथ हिम्मत और सपनों से भरे इस चिड़ियाघर की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन हैरानी की बात थी कि बहुत देर इंतजार करने के बाद भी एक भी मेहमान नहीं आया। बेंजामिन ने सबको तसल्ली दी कि थोड़ा और इंतजार करें, लेकिन डिलन को लगा कि पक्का कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सड़क के मोड़ पर देखने गया। असल में उस तूफान ने एक बड़ा पेड़ गिरा दिया था, जिससे चिड़ियाघर का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। जब वे पेड़ के ऊपर चढ़े तो सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। सामने बहुत सारे लोग लंबी लाइन में खड़े थे। बेंजामिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस पेड़ ने लोगों का रास्ता तो रोक लिया, लेकिन चिड़ियाघर के लिए उनका प्यार नहीं रोक पाया। लोग एक दूसरे की मदद करते हुए हाथ पकड़कर उस रुकावट को पार कर रहे थे और ये हर एक पल, हर एक सेकंड बहुत ही प्यारा और यादगार था। देखते ही देखते हंसी और खुशी से चिड़ियाघर का हर कोना गूंज उठा। जानवरों को बचाने की बेंजामिन की कोशिश और उसकी हिम्मत की लोगों ने बहुत तारीफ की और उसे सम्मान दिया। ओपनिंग के दिन ही चिड़ियाघर पूरा भर गया। 2 महीने की टिकटें भी बिक गई। इस कभी वीरान पड़े चिड़ियाघर में अब फिर से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। इसी खुशी के बीच केली खुद को रोक नहीं पाई और उसे चूम लिया। वो बहुत पहले से बेंजामिन को पसंद करती थी, बस इंतजार कर रही थी कि वो अपने पुराने दुख से बाहर आ जाए। लोगों से भरे इस चिड़ियाघर को देखकर बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए अपने भाई से पूछा। ये बात बेंजामिन की पूरी जिंदगी पर असर कर गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी कैफे में गया जहां वो अपनी पत्नी से पहली बार मिला था। वो उन्हें अपनी और पत्नी की पहली मुलाकात की कहानी सुनाने लगा। तुम्हारी माँ उसी कुर्सी पर बैठी थी। उस दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था। मैंने बस एक झलक देखी और अपना दिल हार बैठा। वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत थी। मैं बिना रुके कैफे के अंदर भागा और उससे बात की। तुम्हारी माँ? हाय, तुम्हारी माँ? क्यों? आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे इंसान से बात क्यों करेगी? बताओ ना, क्यों? है ना? इसी तरह बेंजामिन ने अपनी 20 सेकंड की हिम्मत से जिंदगी भर की खुशी हासिल की थी और आज उसने अपने पुराने दुख को पीछे छोड़ दिया। ये एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म है। कहानी भले ही असल जिंदगी जैसी मुश्किल न लगे, लेकिन इसमें छुपी सीख बहुत गहरी है। जब बेंजामिन ने 20 सेकंड की हिम्मत से एक चिड़ियाघर खरीदा तो एक टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। जब डिलन ने 20 सेकंड में अपना प्यार वापस पा लिया तो भारी बारिश सबसे खूबसूरत गवाह बन गई। 20 सेकंड बहुत छोटे होते हैं, एक कप चाय बनाने से भी कम, लेकिन 20 सेकंड बहुत बड़े भी होते हैं। आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। वो आधी रात की कोशिशें, वो बार बार लिए गए फैसले जो आखिर में सच हो जाते हैं। एक दिन इन्हीं 20 सेकंड में पूरी दुनिया आपके लिए एक नई रोशनी बिखेर देती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।